आज भी मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं कल का वीडियो तो आप देख लीजिए जाकर। कल का कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में भी मैं लगाऊंगा, तो नहीं देखे प्रीवियस वीडियो तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा सकता है, एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी में भी पूछा जा सकता है, ग्रुप डी में, क्योंकि सिलेबस सबका एक ही है। तो देखिए, अगर आप ये कॉन्सेप्ट से बनाने जाएंगे तो आपको 2 से 3 अगर आप जल्दी बनाते हो तो 3 से 4 मिनट का समय लेंगे, लेकिन मैं आपको 10 सेकंड से भी कम में ये सवाल बनाकर बताऊंगा, 10 सेकंड से भी कम में। पर पहले मैं इसे आपको कॉन्सेप्ट से बनाकर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि मैं रहता तो कैसे बनाता एग्जाम में। अब चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये दिया है x इक्वल टू 2 माइनस पी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, आपको ये लाना है। तो कैसे लाओगे? तो आप सिंपली लिखोगे x और ये p माइनस पी को इधर ले जाओगे तो क्या आएगा, x प्लस पी इक्वल टू 2। ये आपका आ गया x प्लस पी इक्वल टू 2। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे क्यूब करना है दोनों का, क्योंकि यहाँ क्यूब के फॉर्मेशन में दिया है तो मुझे क्यूब बनाना होगा। लेकिन यहाँ क्या, x प्लस पी का मान कितना आया, 2 आया है मेरा, ठीक है। अब दोनों साइड क्यूब लेने पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यू का ए क्यू प्लस 3ab, मतलब 3 और a ये हो गया, b ये हो गया, मतलब 3xp, फिर होता है इंटू a प्लस बी यानी x प्लस p, और प्लस b का q यानी b ये p है तो p का q इक्वल टू क्या है, ये 2 का q क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब इसे बनाइए, एक्स क्यू लिख दिया मैंने यहाँ, 3xp और x प्लस पी का मान कितना आया था, 2 आया था। तो जब इससे इंटू होगा 3xp से 2 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा 6xp, क्योंकि इसका मान 2 है, ये x प्लस पी का मान 2 है, और यहाँ प्लस p का q जो ये वाला है ये सिंपली लिख देंगे। तो इसका मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। अब मैं इसे अगर बनाऊं, ये कॉन्सेप्ट से बना, अगर मैं इसे बनाऊं ट्रिक से, तो देखिए मैंने बोला था आपको 10 सेकंड में बनाऊंगा, देखिए अब 10 सेकंड में कैसे बनेगा। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, ये p का मान मैं 0 रख देता हूँ। जब मैं p का मान 0 रखता हूँ तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 6 इंटू 0, मैंने p का मान 0 तो ये 6 इंटू 0 यानी 0, और 0 का q तो 0 होता है, और x इक्वल टू क्या दिया है, तब x इक्वल टू यहाँ पे क्या निकला आपका, 2 निकल गया, और 2 का q क्या हो गया, सिंपली 8। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ x इक्वल टू 2 माइनस पी है। अब यहाँ x इक्वल टू 2 माइनस पी है, p का मान मैंने 0 रख दिया तो x इक्वल टू क्या निकला, 2 निकल गया। अब जब एक्स क्यू में यहाँ पे ये एक्स क्यू का 2 का मान बैठाएंगे तो 2 का क्यू हो जाएगा, और 6xp, तो p का मान तो ऐसे ही 0 था तो ये भी 0, और p का मान q होगा तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो 2 का q क्या हो गया, 8 हो गया। 8 प्लस 0 यानी 8 आंसर। देखा आपने? इस तरह से अगर आप सोचेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, तो आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्तमान में माँ और बेटे के उम्र का अनुपात कितना है, 3:1 है, 3:1 है। 4 साल पहले 4:1 था। माँ और बेटे की औसत उम्र 2 साल बाद क्या होगी। बहुत ही इजी सवाल, देखिए इसको कैसे बनाना है, एकदम प्यारा सा सवाल है। अभी बेटे का उम्र कितना होगा, बेटे का उम्र 1 दिया है, तो मैं मान लेता हूँ बेटे का उम्र 1 है, तो मतलब x मान लेता हूँ मैं। माँ का कितना हो जाएगा, माँ का 3 इंटू एक्स, यानी माँ का हो गया 3x। तो हम ये कर सकते हैं, ये माँ का उम्र 3x बाई बेटे का उम्र x। अब ये बोल रहा है 4 साल पहले, तो 4 साल जब इसमें से माइनस करेंगे हम, 4 साल इससे हम माइनस करेंगे तो इसके बराबर ये रेशियो आएगा, क्योंकि 4 साल पहले का ही है,
रेशियो दिया हुआ है। अब जब 4:1, ठीक है, 4:1 आ गया, तो अब इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है, कितना आ गया, तो ये आ गया 3x माइनस 4 इक्वल टू, ये आ गया 4x यहाँ आ गया 4 से इंटू का 4x और ये 16 माइनस 16। 4x से जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस x हो जाएगा, और ये -4 जब उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो -16 + 4 कितना हो जाएगा, -12। ये माइनस माइनस कट गया, यानी x का मान कितना आ गया आपका, 12 आ गया। मतलब बेटे का उम्र कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो 3x यानी 36 साल हो जाएगा। मतलब 3x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 12, तो 3x इक्वल टू 36, मतलब बेटे का 12 साल और माँ का 36 साल, ठीक है। अब इसे यहाँ पर डिलीट करो, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या आ गया, बेटे का आ गया 12 और माँ का आ गया 3x मतलब 36, ठीक है ना। 3 × 12 = 36 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे बोल रहा है 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद माँ और बेटे का औसत उम्र कितना होगा। तो 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद किसके 2 साल बाद बोल रहा है, ये हमारा वर्तमान आयु का रेशियो है ना, 3x और x। तो 2 साल बाद, तो ये कितना हो गया, 14, 2 साल बढ़ा दिया तो 14 हो गया, और 36 में 2 जोड़ दिया तो इसमें यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 38, ठीक है, 38 हो गया। यानी 38 और 14, 14 + 38 को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड दे दिया, क्योंकि वहाँ औसत उम्र पूछा है। कितना हो गया, 8 × 4 = 12 और 3 × 4 = 5, यानी 52 मतलब 52/2, 52/2, यानी कितना हो गया आंसर आपका, 26 साल। तो आंसर क्या हो गया, 26 साल, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलता हूँ। मैथ में अगर आपने रेशियो का सवाल बना लिया अगर पूरी तरह से, तो आधा मैथ आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा जो भी कंपटीशन का मैथ होता है सारा रेशियो पर ही सवाल डील हो जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर, x और y की मासिक आय क्या है, 5:4, इसका अनुपात क्या है, 5:4 है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात मतलब खर्च का अनुपात 9:7 है। यदि y की आय x के व्यय के बराबर है, यदि y की आय x के व्यय के बराबर है, तो x y की बचत क्या। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। अब इसे बनाता हूँ, देखिए। अब आय को हम लोग क्या बोलते हैं, आय को हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए आय को आई लिख देता हूँ हिंदी में, ठीक है, या फिर इनकम लिख देता हूँ, इनकम का आई इनकम का आई, ठीक है। मतलब आई का मतलब इनकम, और इनकम मीन्स आई डिनोट कर रहा है, ठीक है। आई इक्वल टू इनकम, इनकम का अनुपात इन लोगों का कितना है, 5:4। एक्स और वाई का कितना है, एक्स और वाई का कितना है, 5:4 है, ठीक है। और ये क्या है, व्यय मीन्स खर्च, तो खर्च को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस, ओके। एक्सपेंस का अनुपात कितना है एक्स और वाई का, एक्सपेंस का अनुपात हो गया आपका 9:7, ठीक है, 9:7। अब क्या कर रहा है, यदि y की आय, ठीक है, y की आय यानी ये, और x की यानी ये y की आय, ठीक है, और x का व्यय कौन सा है, ये, ठीक है, ये 9, ठीक है, ये बराबर हो। अब इसे बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 9 से इंटू, ठीक है, बराबर करने के लिए, तो ऊपर भी 9 से इंटू, नीचे 9 से इंटू, तो ऊपर भी 9 से इंटू, ठीक है, ये 9 है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ 4 से इंटू, यानी ऊपर 4 से इंटू, नीचे भी 4 से इंटू। अब ये आ गया 9 × 5 = 45, मतलब इनकम आ गया कितना, 45/36, ठीक है, एक्स और वाई का, ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया, और ये 9 × 36, यानी ये एक्सपेंस हो गया 36 एक्स का, और 28 हो गया वाई का। तो अब क्या बोल रहा है मुझे, देखिए अब 36 बराबर आ गया ना एक्स और वाई का, एक्स का इनकम, वाई का इनकम, क्या बोला था, वाई का आय मतलब वाई का इनकम, और एक्स का व्यय, तो एक्स का व्यय हो गया ना बराबर। अब ये क्या बोला, एक्स वाई का बचत, तो बचत का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, यही तो बचत होता है ना। तो एक्स का जब निकालेंगे तो 45 में से 36 घटाएंगे, क्योंकि ये 45 एक्स का आय है और ये 36 एक्स का व्यय है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 में से 36 माइनस हुआ तो 9, और ये 36 क्या है, ये वाई का इनकम है, और ये 28 क्या है, उस वाई का व्यय है, तो 36 में से 28 घटाएंगे तो 8,
यानी 9:8। 9:8 कहाँ पर, ये रहा फर्स्ट वाला आपका आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज कौन कौन सा है, एक ABC है और एक PQR है, का क्षेत्रफल का अनुपात 3:5 है। क्षेत्रफल का अनुपात 3:5, ठीक है। उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के आधारों का अनुपात क्या होगा। अच्छा ठीक है, चलिए आधारों का अनुपात का देखिए कैसे बनाना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखिए यहाँ पर। क्षेत्रफल की जगह मैं ये त्रिभुज का साइन बना देता हूँ, त्रिभुज ABC। यहाँ क्षेत्रफल नहीं लिखकर त्रिभुज ABC बाई त्रिभुज ABC, मतलब ये समझ लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखा हूँ मैंने त्रिभुज बड़ा। और यहाँ त्रिभुज PQR क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और क्षेत्रफल का रेशियो कितना, इसका रेशियो कितना दिया आपको, 3:5 दिया है, ठीक है, 3:5। अब जरा फॉर्मूला पे बैठाइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार मुझे निकालने दिया, तो आधार की जगह मैं x मान लेता हूँ, x1 मान लेता हूँ, ठीक है। और ऊंचाई का रेशियो क्या दिया, 5y, तो 5y मान लेता हूँ इसे, ठीक है। y 5 है यहाँ पर और y मान लेता हूँ। और PQR का क्या है, 1/2 और इसका मैं x2 मान लेता हूँ। और इसका ऊंचाई क्या दिया मुझे, 3y दिया है। इनका रेशियो क्या दिया, टोटल 3/5 दिया है। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और ये x1 मतलब त्रिभुज ABC का आधार और x2 त्रिभुज PQR का आधार, ठीक है। अब 3 से ये 3 का इंटू हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, y से y पहले कैंसिल कर दीजिए, y से y कैंसिल कर दीजिए। अब ये 3 से 3 इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये 5 से 5 इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। यानी x1 का मान कितना हो गया, 9 मतलब ABC का आधार, और x2 का मान कितना हो गया, 25, यानी त्रिभुज PQR का आधार, यानी 9:25 का आंसर आ गया। 9:25 ये रहा आपका आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूँ। फिर से बहुत सुंदर सवाल। देखिए सवाल क्या कहता है, 86,700 रुपये की राशि को A, B और C में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A को प्राप्त होने वाले प्रत्येक रुपये के लिए B को 90 पैसे और B को प्राप्त होने वाले प्रत्येक रुपये के लिए C को 110 रुपये प्राप्त हो, तो B को प्राप्त होने वाला हिस्सा कितना हो जाएगा। सवाल काफ़ी लंबी है पर इसे एकदम शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ सवाल बनाना। सवाल बनाना स्टार्ट करता हूँ। कह रहा है A को प्राप्त होने वाले प्रत्येक रुपये, ठीक है। तो A को कितना प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए A को 1 रुपये प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक रुपये है ना, तो A को मान लेता तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। A को 100 तो B को 90 और B को 100 तो C को 110 प्राप्त हुआ। अब सिंपल यहाँ पे आप लिख दीजिए A:B:C, ठीक है। A का 100 तो यहाँ 100 लिख दिया, B का 90, ठीक है, B का 90 लिख दिया। अब B का 100 यानी B का 100 यहाँ लिख दिया, C का 110, ठीक है, C का 110 यहाँ लिख दिया। अब मैं कल अगर आपने नई वीडियो देखा हो तो मैं बताया था यहाँ पर जब 90 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली 90 बैठा दीजिए। कॉन्सेप्ट देखना है तो आप पीछे वाला वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी आप 100 बैठा सकते हैं, ठीक है। कल ऐसा एक सवाल बताया था मैंने। तो ये अब क्या होगा, सारे को गुना कर दीजिए। 100 इंटू 100 कितना हो गया, समझ 10,000 हो गया, ठीक है। 2 0 2 0 4 0 हो गया, ठीक है। इसका रेशियो कितना हो गया, इसका हो गया 9 1 3 0 1 2 3। इसका कितना हो गया 90 इंटू, इसका हो गया 90 इंटू 11 यानी 990 और एक जीरो ये यानी 99। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, मतलब 100:90:99, ओके, 100:90:99, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा सवाल। हाँ तो हमें यही मिला था ना, A=100, B=90 और C=99, यही रिलेशन से मुझे हमें यही मिला था। अब क्या कर रहा है, 86,700 में से B का कितना हिस्सा हुआ, तो इसे पहले टोटल कर दीजिए कितना आता है। तो ये आ रहा है 9 और ये 9 9 18 यानी 289 आ रहा है, ठीक है। इसे जोड़ने पर 289 आ रहा है। तो 289 क्या है, 86,700 है, ठीक है। तो इसे तो
इजली निकाल देंगे बी का हिस्सा क्या, बी का हिस्सा क्या होगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 90 बाई 289 इंटू 86700। ओके, अब आप इसे काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, ये देखिए यहाँ 3 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा और ये 2 जीरो और 300 इंटू 90 यानी 2700, 9 या 27 यानी 2700 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, 90 इंटू 300 2700 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ ही। क्या क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन खरीदी, 5% लाभ हुआ। 6 सिलाई मशीन 63,000 में जब खरीदा तो यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। बहुत ही प्यारा सवाल। अब इसका अप्रोच क्या होगा, देखिए बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो क्या है, 63,000 में 6 मशीन खरीदा। ठीक है, 63,000 में ये 6 यानी 63,000 में 6 मशीन खरीदा। ठीक है, तो एक मशीन का कॉस्ट कितना हो गया, 6 से 6 कम 6 और 6 कम 6 और ये 0 0 0 और ये 6 35 यानी 105 में। ठीक है ना, 105 और ये 00। ठीक है, काट के देखिएगा 6 से 63,000 तो ये नहीं आएगा 63,000 को जब काटेंगे। ठीक है, तो 10,500 में उसने एक मशीन खरीदा है। ठीक है, तो एक मशीन पर कितना लाभ ले रहा है, वो 5% लाभ ले रहा है। इसका मतलब क्या है, 10,500 पर 105 रुपया लाभ ले रहा है। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होगा, इतना तो कॉमन सेंस है आपको। ये काट देंगे 105 यानी ये 100 हो जाएगा, एक बार में कट गया 105 और ये 2 जीरो यहाँ उतर गया, ये 2 जीरो यहाँ आ गया, तो 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000 आ गया। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया एक मशीन का, 10,000 रुपये। एक मशीन का कॉस्ट प्राइस आ गया 10,000 रुपया। ठीक है, देखिए एक मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, एक सिलाई मशीन का कॉस्ट प्राइस आ गया 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 तो क्या बोल रहा है, अब इसे 15% इस पर लाभ कमाना है। ठीक है, 10,000 पर 15% लाभ कमाना है, 10,000 पर 15% इसे लाभ कमाना है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ का फॉर्मूला था 115 बाई 100। ठीक है, बाई 100, इसे यहीं पे काट दीजिए, 23/20 हो जाएगा, है ना, 23/20। और ये तो एक पर निकलेगा ना, इस पर 8 का कॉस्ट, 8 का टोटल पूछा है कॉस्ट। ठीक है, 8 का, तो 8 से मल्टीप्लाई भी कर देना। ठीक है, साथ में तो जब यहाँ 23 काट दिया, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 10,000 गुना 23 गुना 8। अब इसे भी मैं काट देता हूँ यहाँ पर, ये कितना 5,000 बार में कट जाएगा, सॉरी 500 बार में। ठीक है, 500 बार में कट जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8 या 24। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आएगा 500 को 23 से करेंगे तो आएगा कितना, 11,500 आएगा। और उसे 8 से करेंगे जब मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, वो आएगा, करके देख लिएगा 92,000। तो ये आपका आंसर हो गया, ए, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल आपको बताता हूँ, और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ अगला सवाल बताऊँगा। क्या है सवाल, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया तो 968 रुपये वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया। ठीक है, तो कितना धन उधार लिया गया, मतलब यहाँ पे आपको मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, ये सवाल मैं आपको बताऊं उससे पहले आप इसके बाद वाला सवाल कीजिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि फिर आप जब पहले वाला सवाल इसके बाद वाला सवाल कर लेंगे तो ये सवाल आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए अब मैं बताऊँगा आपको कि क्यों मैं ये सवाल अभी स्किप कर रहा हूँ, क्यों इसके बाद में बताऊँगा, मैं बताता हूँ आपको। चलिए इसके आगे वाला सवाल देखता हूँ पहले। देखिए ये सवाल अगर आप समझ गए तो इसके बाद वाला सवाल मैं आपको ईजिली समझा दूंगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि वो वाला सवाल मैं बाद में बताऊंगा आपको, इससे पहले वाला। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, 3 वर्ष बाद क्या है, 1192 रुपये का ये ऋण जो है ये बराबर किस्तों में चुकाना है। ठीक है, 3 वर्षों में ये दे है। ठीक है, 1192 का ऋण। ठीक है, मतलब 1192 ये मूलधन है आपका, ये 3 वर्ष में आपको चुकाना है। ब्याज का दर है 12% और किस्त का मान आपसे पूछा गया है। एकदम ईजी तरीका से बताऊँगा और सिर्फ 2 लाइन में बताऊँगा। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन में। कितना है आपका ये दर, कितना है ब्याज दर, ये मैं पहले वाले वीडियो में भी बताया हूँ, कल का वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसमें आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ क्या ब्याज दर देखना, ब्याज दर क्या है 12.5%। 12.5% का मतलब 12/100 लिखते हैं हम, इसे 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 25 बार में कट जाएगा। ठीक है,
आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये 25 से ये 3 को जोड़ देना है और यहाँ पर लिख देना है। जब भी किस्त निकालेंगे आप, चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी इंस्टॉलमेंट निकालेंगे आप 25 से ये जो भी आएगा नीचे उससे ये ऊपर वाली संख्या पर जोड़ देंगे। तो ये 28 हो गया, ये 25 लिख देंगे यहाँ पर, 28/25। 25 से हमें कोई लेना देना नहीं। अब आप देखेंगे 28 से कौन सा संख्या यहाँ डिविजिबल है, वही आपका आंसर होगा। अब 8 के टेबल में आप 8 का टेबल जब आप पढ़ेंगे कभी भी इकाई अंक में 5 नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ भी 5 है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ भी 5 है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसे डिवाइड कर देख लीजिए। देखिए 364 को 28 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 28 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में जाएगा ये आपका जाएगा, तो 364 है ना, तो ये आपका जाएगा एक बार में गया, तो आया आपको 28, 16 में 8 गया 8, और ये 3 बार में 13 बार में कट जाएगा, मतलब 364 ही आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये ही इससे डिवाइड होगा 28 से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको जो पहला प्रश्न स्किप करा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या करा है, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया तथा 968 रुपये की वार्षिक 2 किस्तों में चुकता किया गया, ठीक है। तो धन उधार कितना लिया गया था, यानी यहाँ मूलधन पूछ रहा है। अब आपको पता चलेगा क्यों मैं उस समय ये स्किप क्यों किया था। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से ये भी 2 लाइन में आंसर निकलेगा। अब ये क्या कर रहा है यहाँ 10%, सिंपली 10% लीजिए। 10% का मतलब होता है 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये 10 ऊपर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11/10। अगर आपको किस्त निकालने का था तो आप देखते हैं कि 11 से डिविजिबल है इन चारों में या नहीं, लेकिन आपको यहाँ मूलधन निकालने बोला है और कितने वर्ष के लिए बोला है, दो किस्तों में निकालने के लिए बोला है। 2 किस्तों में निकालने के लिए बोला है, तो आप मूलधन निकालने के लिए एक बार और जोड़ेंगे। अगर किस्त निकालना रहता तो 11 से डिवाइड दे देते, ठीक है। मूलधन निकालना इसके लिए आप एक बार और जोड़ेंगे, तो 11 और 10 कितना हो रहा है 21, 21/10। 10 से हमें कोई लेना देना नहीं। 21 के टेबल में कौन सा, आप 21 के टेबल से कौन सा कटता है, सिंपली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 8 बार में ये डिविजिबल है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168 और 80, यानी 80 बार में ये 1680 आराम से कट जाएगा, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने स्किप कराया था क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ किस्त पूछा था, यहाँ पर मूलधन पूछा है और ये डबल जोड़ना पड़ेगा। तो 11 और 10 यहाँ पर 21 हो गया और 21 से ये डिविजिबल था, तो ये आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप किस्त के सवाल में आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इस तरह से ट्रिक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए डेली हमारे वीडियो को देखें। आपका कोई भी एग्जाम आसानी